अपन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा को डिस्कस करेंगे। अपनी ओबीसी की क्लास 14 है। अपन ने इससे प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा को डिटेल से डिस्कस किया था, जिसके अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, एक प्लेसेंटा किस तरह की होती है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका मैच्योरेशन कैसे होता है, और उसके अपन अबनॉर्मलिटीज को भी डिस्कस किया था। ओके ना। तो आज का अपना टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। एक जो प्लेसेंटा होती है जो मदर और फीटस के बिटवीन प्रेजेंट रहती है, तो उसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। एक की डिलीवरी को कंप्लीटली मेंटेन करने के लिए या एक टर्म तक ले जाने के लिए, और फीटस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस रहता है और मदर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस रहता है, उन सभी चीजों को यहाँ अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके ना। तो वैसे तो प्लेसेंटा के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बल्कि हमें मोस्टली अपन 8 से 9 फंक्शंस होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से बहुत ही ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं। क्लियर है। तो उन सभी फंक्शंस को यहाँ पे अपन डिटेल से देखते हैं और डिस्कस करते हैं। ओके ओके फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा क्लियर है। अपन सबसे पहले थोड़ा सा फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा एक तरह से ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद अपन डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में अपन ऐसे 8 फंक्शंस हैं जिनको पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो उन सभी 8 फंक्शंस का सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहला जो काम होता है प्लेसेंटा का वो होता है रेस्पिरेटरी फंक्शन। क्लियर है। रेस्पिरेटरी फंक्शन एक एडल्ट पर्सन होता है, आप है, मैं हूं, मेरे में रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है। उससे O2 ले रहा हूं, CO2 निकाल रहा हूं। ये जो प्रक्रिया है वो किससे चल रही है, लंग से चल रही है। पर फीटस का जो लंग होता है वो मेच्योर नहीं होता है, वो ए टर्म पे मेच्योर होता है। इसीलिए जो फीटस होता है वो रेस्पिरेशन किससे करता है, वो मदर के ब्लड से करता है, और वो ब्लड मिलता है प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा के थ्रू वहां से O2 और CO2 का एक्सचेंज रहता है। तो एक तरीके से अपन यूं बोले कि फीटस का जो लंग्स होता है वो क्या होता है, तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं प्लेसेंटा ही फीटस का लंग्स होता है। क्लियर है। तो अपन बोल सकते हैं कि रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए कौन रिस्पांसिबल है, प्लेसेंटा। क्या फीटस प्लेसेंटा के बगैर रेस्पिरेशन कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। ओके। फिर अपन नंबर सेकंड की बात करेंगे। जो प्लेसेंटा होता है वो न्यूट्रिटिव फंक्शंस के लिए भी बहुत रिस्पांसिबल होता है, यानी फीटस को जितना न्यूट्रिशन मिलना होता है वो किससे मिलता है, वो प्लेसेंटा के द्वारा ही मिलता है। क्लियर है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब अपना नंबर 3 बात करते हैं। नंबर 3 है स्टोरेज फंक्शन। जो प्लेसेंटा होती है वो स्टोरेज फंक्शन भी करती है। जैसे ग्लूकोज होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में उसको स्टोर करके रखती है, तो अपन बोल सकते हैं कि प्लेसेंटा स्टोरेज फंक्शन भी है। फिर अपन बात करते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन। जो फीटस के अंदर जितना भी एक्सक्रीशन होता है, यूरिया, क्रेटिनिन, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनको एक्सक्रीट कौन करता है, प्लेसेंटा के थ्रू ही वो मैटरनल ब्लड के अंदर जाके एक्सक्रीट होते हैं। क्लियर है। तो फीटस का जो एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है वो कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। क्लियर है। फिर नंबर 5 बात करेंगे बैरियर फंक्शन। बैरियर क्या होता है, एक तरीके से अवरोध। अवरोध ठीक है। एक तरीके से बैरियर फंक्शन यानी बहुत सारी चीजें होती है जिनसे प्लेसेंटा को बचाना होता है, प्लेसेंटा से फीटस को बचाना होता है, तो वो बैरियर का काम करता है। बहुत सारी चीजों को एंट्री नहीं देनी होती है, तो प्रोटेक्शन का बोल सकते हैं अपन, या बैरियर का काम करता है, कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। क्लियर है। इससे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 में देखेंगे इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। और क्या करता है, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन करता है, यानी बच्चे को जितनी इम्यूनिटी मिलनी होती है उस इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा ही बहुत सारी इम्यूनिटीज होती है जो मदर से फीटस के अंदर ट्रांसफर होती है, उनको भी अपन डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 7 है एंजाइमेटिक फंक्शन। प्लेसेंटा ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनका सिक्रीशन करती है, या फिर अपन यूं बोले कि प्रोडक्शन करती है, जो फीटस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो अपन एक तरीके से बोल सकते हैं कि एंजाइमेटिक फंक्शन भी है इसका, यानी एंजाइम्स को रिलीज करने के लिए कौन रिस्पांसिबल है, प्लेसेंटा रिस्पांसिबल है। यानी प्लेसेंटा का काम क्या है, एंजाइमेटिक फंक्शन भी है। ओके। फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे एंडोक्राइन फंक्शन। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा एंडोक्राइन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। अपन एक तरीके से यूं बोले कि प्लेसेंटा का काम क्या है, एंडोक्राइन फंक्शन भी है, यानी कुछ एंडोक्राइन हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाना भी किसका काम है, प्लेसेंटा का ही काम है, जो फीटस के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पांसिबल होते हैं। हार्मोनल फंक्शन
कुछ हॉर्मोन्स का स्पेशली वहां से रिलीज होते हैं जो एक तरीके से कंप्लीट प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो भी है। अपन एक तरीके से यूं बोल सकते हैं जो हार्मोनल फंक्शन है वो 8 के बाद 9 नंबर के ऊपर आता है। क्लियर है? 8 नंबर एंडोक्राइन फंक्शन अलग टॉपिक है और 9 नंबर है हार्मोनल फंक्शन। ये हार्मोनल फंक्शन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 6 से 7 हार्मोन रिलीज होते हैं जिनके अंदर एग्जाम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो हार्मोनल फंक्शन को अपन इससे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इन 8 चीजों को अपन डिस्कस करेंगे जो 8 टॉपिक है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा के। इनको वन बाय वन यहाँ पे अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं। क्लियर है? चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। ओके, सबसे पहला फंक्शन क्या है अपना? रेस्पिरेटरी फंक्शन। क्लियर है? सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या है? रेस्पिरेटरी फंक्शन। यानी फीटस की, बच्चे की इंट्रा लाइफ के अंदर रेस्पिरेशन के लिए कौन रिस्पांसिबल है? प्लेसेंटा रिस्पांसिबल है। प्लेसेंटा एक्ट इज द लंग्स टू द फीटस। फीटस के अंदर एक तरीके से फेफड़े का काम कौन करता है? लंग्स का काम कौन करता है? प्लेसेंटा करती है। यानी एक तरीके से लंग्स की तरह ही काम करती है प्लेसेंटा फीटस के अंदर। प्लेसेंटा होती है वो O2 को लेती है कहां से? मदर ब्लड से। मदर के ब्लड से O2 को लेती है और मदर के ब्लड से भी कहां से? अपन ने जब प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो वहां पे डिस्कस किया था कि इंटरविलस स्पेस से। देखो ये प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर वाली साइड में ये क्या रहता है? यहाँ पे डेसिडुआ रहता है। क्लियर है? ये डेसिडुआ रहता है। ये क्या है यहाँ पे? ये सिंसाइटिव ट्रोफोब्लास्ट है। ये सिंसाइटिव ट्रोफोब्लास्ट है। नीचे वाली साइड के अंदर क्या है? यहाँ पे साइटोट्रोफोब्लास्ट है। ये क्या है? साइटोट्रोफोब्लास्ट है। इसके नीचे क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम है। क्लियर है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम है। अब यहाँ पे दो स्पेस होते हैं। यहाँ पे लेक्युनाई बन जाती है और लेक्युनाई के बाद जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है इसकी कुछ सेल्स होती है जो यहाँ पे ग्रो करती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन प्राइमरी विलाई बोलते हैं। ठीक है? इसके बाद में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम है इसके लिए यहाँ पे ग्रोथ करती है जिसको अपन सेकेंडरी विलाई बोलते हैं। इसके बाद इसकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लड वेसल्स यहाँ पे ग्रो करती है जिसको अपन टर्सरी विलाई बोलते हैं। क्लियर? जो प्राइमरी विलाई बनती है और इन विलाइज के बीच जो स्पेस होता है, ये जो 3 विलाइज बन गई, एक तो इस विलाइज के अंदर जो ब्लड मिलेगा जो प्राइमरी विलाई है, सेकेंडरी विलाई है, टर्सरी विलाई है, इन विलाइज के अंदर जो ब्लड होगा उसको कौन सा बोलेंगे? इंटरविलस। इनको अपन बोलेंगे इंटरविलस, सॉरी विलस। इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे अपन विलस। या फिर इसके अंदर जो ब्लड होगा उसको कौन सा बोलेंगे? विलस ब्लड। और इन विलाइज के बाहर जो ब्लड होगा उस ब्लड को क्या बोलेंगे अपन? इंटरविलस ब्लड। इसको बोलेंगे अपन इंटरविलस ब्लड। अब जो इंटरविलस ब्लड होता है वो तो कहां से आता है? डेसिडुआ की तरफ से। और डेसिडुआ की तरफ क्या है? मदर है। तो मदर से जो ब्लड आता है वो कौन सा होता है? वो इंटरविलस ब्लड होता है। और जो फीटस की तरफ से यानी फीटल कैपिलरीज की तरफ से जो ब्लड आया है उसको क्या बोलेंगे? उसको अपन फीटल ब्लड बोलेंगे। तो जब O2 लेता है, जब ब्लड लेता है फीटस तो कहां से लेता है? इंटरविलस स्पेस से लेता है, यानी मदर से लेता है। तो O2 लेता है मदर के ब्लड से और एक तरीके से बोले तो इंटरविलस स्पेस से लेता है बाई अम्बिलिकल वेन। किसके थ्रू लेता है? अम्बिलिकल वेन के। क्योंकि प्लेसेंटा से कौन अटैच रहता है? अम्बिलिकल कोर्ड अटैच रहता है। पहले प्लेसेंटा होती है और इसी प्लेसेंटा से यहाँ पे कौन अटैच रहता है? नीचे वाली साइड में अम्बिलिकल कोर्ड रहती है। और अम्बिलिकल कोर्ड के अंदर दो तरह की वेन्स और आर्टरीज रहती है। दो तो रहती है अम्बिलिकल आर्टरी, एक रहती है अम्बिलिकल वेन। ओके, कौन सी रहती है? लेफ्ट वाली। यानी अपन अम्बिलिकल कोर्ड की बात करें, अम्बिलिकल कोर्ड की अपन बात करें तो अम्बिलिकल कोर्ड के अंदर दो आर्टरी रहती है। कौन कौन सी? लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी और राइट अम्बिलिकल आर्टरी। क्लियर है? लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी एंड राइट अम्बिलिकल आर्टरी। और एक होती है लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन।
लेफ्ट अम्बिलिकल वेन रहती है। जो लेफ्ट वाली है इसको याद रखने का तरीका है क्या है, लेफ्ट वाली लेफ्ट रह जाती है, लेफ्ट वाली लेफ्ट रह जाती है और राइट वाली लुप्त हो जाती है। जब स्टार्टिंग फेज होता है प्रेगनेंसी का, तो स्टार्टिंग फेज में देखा जाता है कि प्लेसेंटा के अंदर या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर बात कर रहे हैं अपन, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 अम्बिलिकल वेन होती है एंड 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है। क्लियर है? बल्कि जैसे ही धीरे धीरे प्रेगनेंसी बीतती जाती है उसके बाद लेफ्ट वाली लेफ्ट रह जाती है, यानी लेफ्ट वाली बच जाती है और राइट वाली वहां से लुप्त हो जाती है। क्लियर है? तो ये भी समझ में आ गया। तो किसके द्वारा लेती है, अम्बिलिकल वेन के द्वारा लेती है। और CO2 को बाहर निकालते हैं किसके द्वारा, यूट्राइन वेन के द्वारा। कहां पे, मदर ब्लड के अंदर। क्लियर? यूट्राइन वेन के द्वारा वापस निकाल देती है, या फिर अपन यहां बोल सकते हैं कि यूट्राइन आर्टरी के द्वारा, सॉरी अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा। अम्बिलिकल आर्टरी से प्लेसेंटा में जाएगा और प्लेसेंटा से यूट्राइन वेन के द्वारा मदर में चला जाएगा। क्लियर है? इसको थोड़ा सा यहां और डिटेल से देखते हैं। क्लियर है? ये क्या है, ये फीटस है, ये क्या है, ये मदर है। क्लियर? इनके बिटवीन मदर की तरफ यहां पे क्या है, प्लेसेंटा है। क्लियर है? यहां पे क्या है, यह है अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड यूसी, अम्बिलिकल कॉर्ड मैंने लिख दिया है। इनके बिटवीन जो कॉन्टेक्ट होता है उस कॉन्टेक्ट को अपन डिटेल से समझते हैं। मदर से प्लेसेंटा के अंदर जो O2 वाला ब्लड आएगा, O2 वाला ब्लड आएगा, किसके द्वारा आएगा, O2 ब्लड किसके द्वारा आएगा, यूट्राइन आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा आएगा, यूटेराइन आर्टरी के द्वारा। जो यूट्राइन आर्टरी होगी वो प्लेसेंटा के अंदर ब्लड छोड़ेगी। क्लियर है? और प्लेसेंटा से वापस मदर के अंदर CO2 वाला ब्लड जाएगा, CO2 वाला ब्लड जाएगा। किसके द्वारा जाएगा बताइए, किसके द्वारा जाएगा, यूट्राइन वेन के द्वारा, यूटेराइन वेन के द्वारा। क्लियर है? यूट्राइन वेन के द्वारा आएगा। क्लियर है? एक सेकेंड स्टूडेंट, ओके आ रहा है? तो विजुअलिटी चली गई थी, तो किसके द्वारा आएगा, यूट्राइन वेन के द्वारा आएगा। इसके बाद अपन प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के बिटवीन बात करें, तो जो प्लेसेंटा है वहां से अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, यानी मदर से अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो O2 वाला ब्लड होगा वो किसके द्वारा आएगा, अम्बिलिकल वेन के द्वारा। किसके द्वारा, अम्बिलिकल वेन के द्वारा आएगा। क्लियर? और यहां से जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा में किसके द्वारा आएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा में अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा रहता है, यहाँ पे जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसके बिटवीन जो O2 वाला ब्लड होता है वो वेन में होता है, और जो CO2 वाला ब्लड होता है, जहां पे CO2 ज्यादा रहती है, वो किस में रहता है, आर्टरी में रहता है। वो थोड़ा सा जैसे पल्मोनरी आर्टरी होती है उसकी तरह यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा रहता है। ओके? और अम्बिलिकल कॉर्ड से फीटस के अंदर, फीटस के अंदर चला जाएगा ब्लड। ठीक है? क्लियर है? तो इस तरीके से आप समझ गए। इसके बाद अपन बात करते हैं O2 ट्रांसपोर्ट रेट। जो फीटस होता है, फीटस के अंदर जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट होने की जो रेट होती है वो कितनी होती है, 8 ml पर kg पर मिनट, यानी 8 ml पर kg पर मिनट जाता है। यानी जब 2 kg का यदि कोई फीटस है तो कितनी चली जाएगी पर मिनट के अंदर जाए तो अपन 16 ml पर मिनट। और एक घंटे की अपन बात करें तो, एक घंटे की बात करें तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके? तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं, पर मिनट या पर केजी की वैल्यू निकालते हैं तो 8 ml पर केजी पर मिनट। इस वैल्यू को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वैल्यू फिक्स है, कोई चेंजेबल वैल्यू नहीं है ये। ठीक है? फिर अपन ब्लड फ्लो की बात करेंगे प्लेसेंटा में, कि प्लेसेंटा के अंदर ऑक्सीजन किससे मिलेगा, ब्लड से मिलेगा। और जो ब्लड का फ्लो आएगा प्लेसेंटा में वो किधर से आएगा, मदर से फीटस की तरफ आएगा। तो उस ब्लड के फ्लो कितना होगा, इसके लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 160 से
330 ml पर मिनट। कितना? 160 से 330 ml पर मिनट। ये भी क्लियर है। इसके बाद O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। जो ऑक्सीजन और CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है? वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। इस सिंपल डिफ्यूजन में क्या रहता है कि ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ विदाउट एक्टिव फोर्स के मूवमेंट करना। क्लियर है? जैसे ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना डिफ्यूजन कहलाता है। ओके। और सिंपल डिफ्यूजन बिल्कुल इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। ओके। यदि सिंपल डिफ्यूजन के अंदर जब मदर का ब्लड है वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है और फीटस के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की वैल्यू कम है तो वहां पे सिंपल डिफ्यूजन होगा और ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव होगा। क्लियर है? यदि फीटस में ज्यादा CO2 हो गई और मदर में कम है तो उसके ब्लड के अंदर कैसे जाएगी CO2? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। यानी मोर कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो ये रेस्पिरेटरी फंक्शन है। अब अपन आगे देखते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। अपना नंबर 2 है न्यूट्रिटिव फंक्शन। क्लियर है? कौन सा है? न्यूट्रिटिव फंक्शन। जो फीटस को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो भी कहां से मिलता है? वो भी प्लेसेंटा से मिलता है। क्लियर है? वो भी कहां से मिलेगा? वो भी प्लेसेंटा से मिलेगा। तो उसके अंदर किस तरीके से मिलता है और क्यों जरूरी है न्यूट्रिशन मिलना प्लेसेंटा के द्वारा? जो फीटस की ग्रोथ होगी उसके लिए न्यूट्रिशन जरूरी होता है और न्यूट्रिशन मिलेगा कहां से? मदर के ब्लड से मिलेगा। क्लियर है? जिनमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक फीटस की ग्रोथ के लिए, प्लेसेंटा की ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। बट उनमें से कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको अपन डिटेल से यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे यदि इंपॉर्टेंट अपन बात करें तो वो होता है ग्लूकोज। क्लियर है? क्या होता है? ग्लूकोज। क्या ग्लूकोज के बगैर फीटस की ग्रोथ होना पॉसिबल है? किसी भी प्रकार की एनर्जी अपने को चाहिए काम करने के लिए तो वो किससे मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। ठीक है? तो एनर्जी और ग्रोथ के लिए ग्लूकोज रिस्पांसिबल होता है और ग्लूकोज मिलता है किससे? प्लेसेंटा से मिलता है। क्लियर? ट्रांसफर बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जा तो रहा है, जैसे सिंपल डिफ्यूजन में क्या था? ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ, यानी मोर कंसंट्रेशन टू लेस कंसंट्रेशन, मोर कंसंट्रेशन टू लेस कंसंट्रेशन movement also called diffusion। क्लियर है? समझ गया? यानी ज्यादा कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट को अपन क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। बल्कि यहाँ पे एक वर्ड और जुड़ गया है, वो वर्ड क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट का मतलब होता है कि अकेला डिफ्यूजन नहीं हो सकता, उसको कैरियर के रूप में कुछ चाहिए। ओके? यानी वहां पे कुछ कैरियर चाहिए और वहां पे कैरियर क्या होता है? एक प्रोटीन होती है, यानी ग्लूकोज होता है, एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन के साथ ही मूवमेंट कर पाता है। हालांकि वो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, इसीलिए उसको अपन डिफ्यूजन बोलेंगे। बल्कि वो ऐसे अकेला नहीं कर सकता, उसको एक कैरियर चाहिए और जिसको कैरियर की जरूरत पड़ती है उसको अपन बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर है? और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहाँ पे किसके द्वारा होगा? हेक्सोस प्रोटीन के द्वारा होगा। यानी जिस प्रोटीन के साथ ग्लूकोज फीटस के अंदर ट्रांसफर होता है उस प्रोटीन का नाम क्या है? हेक्सोस प्रोटीन है। और ये हेक्सोस प्रोटीन कहां से रिलीज होती है? ये होती है सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट। सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट किसका है? प्लेसेंटा की लेयर है जहां से सभी हार्मोन रिलीज होते हैं। वहीं से सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट से हेक्सोस प्रोटीन रिलीज होती है और हेक्सोस प्रोटीन क्या करती है? हेक्सोस प्रोटीन ग्लूकोज को फीटस के अंदर ट्रांसफर करती है और कैरियर के रूप में इसको साथ में लेके जाती है और इसी प्रोसेस को अपन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर है? अंडरस्टैंड? इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे अमाइनो एसिड। बच्चे को जितनी भी प्रोटीन चाहिए होती है वो अमाइनो एसिड के रूप में अंदर जाती है और प्रोटीन किसके लिए रिस्पांसिबल होता है? टिश्यू बिल्डिंग के लिए। बच्चे की जो टिश्यू बिल्डअप होंगे वो किसके द्वारा होंगे? प्रोटीन से होंगे। और अपन अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो उनका ट्रांसपोर्ट किससे होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। अमाइनो एसिड कभी ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं होता है
वो डिफ्यूजन के द्वारा नहीं होते, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होते। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या रहता है, अपन बात करें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है, ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी की जरूरत पड़ती हो, एटीपी रिक्वायर हो, किसी चीज को ट्रांसफर होने के लिए एटीपी की रिक्वायर हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर कि प्रोटीन की बात करें या फिर अमीनो एसिड की बात करें तो किसके द्वारा ट्रांसफर होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन की, क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन की, तो विटामिन कैसे ट्रांसफर होता है और कौन से विटामिन। देखो विटामिन दो तरह के होते हैं, एक फेट सोल्यूबल होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। बल्कि प्लेसेंटा के द्वारा ओनली फॉर वाटर सोल्यूबल प्रोटीन ही, यानी सॉरी विटामिन ही, यानी प्लेसेंटा के द्वारा ओनली फॉर वाटर सोल्यूबल विटामिन ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, फेट सोल्यूबल बिल्कुल नहीं हो पाते। तो पहला क्वेश्चन तो अपने को याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा से वही विटामिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर वही विटामिन वहां से ट्रांसफर होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। यानी फेट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकते, किसके द्वारा, मदर से फीटस के अंदर, क्लियर है। और वो भी किसके द्वारा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। अपन बात कर सकते हैं कि सभी प्रकार के विटामिन, सभी प्रकार के प्रोटीन्स किसके द्वारा ट्रांसफर होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। यानी इनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्लियर है, ये भी समझ गए। इससे आगे बात करते हैं अपन तीन न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 4 है मिनरल। अब अपन बात करते हैं मिनरल की। मिनरल कौन कौन से मिनरल, वैसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बल्कि अपन मोस्टली बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये तीन मिनरल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किसके द्वारा ट्रांसफर होते हैं, ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, यानी एक तरीके से वाटर के द्वारा ही होते हैं। जब मिनरल होते हैं वो किसमें घुले हुए रहते हैं, ये वाटर के अंदर रहते हैं। और जब वाटर होता है वो किसके द्वारा ट्रांसफर होता है, वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। किसके द्वारा ट्रांसफर होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। जब वाटर सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है तो उस कंडीशन में सारे के सारे जो मिनरल्स होंगे वो भी किसके द्वारा होंगे, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसफर होंगे, क्लियर है। इसके बाद वाटर की बात करते हैं, तो वाटर भी वैसे होता तो सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसफर है। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फीटस के अंदर हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए वाटर बहुत जरूरी होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे कैल्शियम और फास्फोरस की। कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, ये भी एक तरह के मिनरल्स हैं और ये भी सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही ट्रांसफर होते हैं। बल्कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टीथ और बोन की ग्रोथ के लिए। यानी बच्चे का जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसको कौन डेवलप करता है, कैल्शियम और फास्फोरस करते हैं। और कैल्शियम और फास्फोरस किसके द्वारा ट्रांसफर होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के लिए ट्रांसफर होते हैं। और सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसफर होने के बाद इनके यूजेस की अपन बात करें तो क्या काम होता है इनका, टीथ और बोन का ग्रोथ करवाना। क्या रहता है, टीथ और बोन की ग्रोथ करवाना इसका काम रहता है, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अपना नेक्स्ट फंक्शन है स्टोरेज फंक्शन, यानी नंबर थर्ड फंक्शन क्या है अपना, स्टोरेज फंक्शन, क्लियर है। जो प्लेसेंटा होती है वो उन चीजों को स्टोर भी करके रखती है, जैसे मोस्ट ऑफ दी बात करें तो ग्लूकोज को स्टोर करके रखती है। जब बच्चे को जरूरत होती है उसी टाइम उसके अंदर ग्लूकोज ट्रांसफर हो जाए, इसलिए उसको स्टोरेज करके रखती है। और किसके रूप में रखती है, ग्लाइकोजन के रूप में। वैसे भी अपनी बॉडी के अंदर भी जो ग्लूकोज होता है वो किसके रूप में स्टोरेज रहता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, क्लियर। और ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने के बाद उसको रिकन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज के रूप में जब फीटस को रिक्वायर होता है। अपन स्टोरेज फंक्शन की बात करें तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्लेसेंटा किसको स्टोर करके रखती है बच्चों की, तो ग्लूकोज को स्टोर करके रखती है। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि ग्लूकोज किसके रूप में वहां पे स्टोर रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। और जब फीटस को रिक्वायर होता है तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाता है, क्लियर है। अब अपन बात करते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन की, कि फीटस का एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या है, सॉरी प्लेसेंटा का एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या है, क्लियर। वेस्ट प्रोडक्ट, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो फीटस प्रोड्यूस करता है, जो फीटस बनाता है, जैसे अपन बात करें तो यूरिया हो गया, क्रेटिनिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, प्रोड्यूस बाय फीटस, क्लियर है। यानी फीटस से प्रोड्यूस होने वाले
यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन 3 जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सभी प्रकार के वो वेस्ट प्रोडक्ट जिनको बाहर एक्सक्रीट करना हो तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लेसेंटा। क्या प्लेसेंटा के बगैर अपन बात कर सकते हैं? क्या प्लेसेंटा के बगैर बॉडी से कुछ भी एक्सक्रीट हो सकता है फीटस से? बिल्कुल भी नहीं। Which taken away by uterine vein through umbilical vein, यानी यूट्राइन वेन के थ्रू अम्बिलिकल वेन के अंदर इसको ड्रेन कर दिया जाता है। क्लियर है? यानी यूट्राइन वेन के अंदर ड्रेन कर दिया जाता है किसके थ्रू? अम्बिलिकल वेन के थ्रू। क्लियर है? दिस प्रोसेस आल्सो कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन, ये भी सिंपल डिफ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है, मोर कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है किसका? जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनका, और बाद में वहां से एक्सक्रीट कर दी जाती है। फिर अपना नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 है बेरियर फंक्शन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी प्लेसेंटा प्रोटेक्ट द फीटस थ्रू बेरियर बिटवीन मदर एंड फीटस। एक तरीके से मदर और फीटस के बीच में प्लेसेंटा बेरियर का काम करती है या फिर फीटस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इसलिए इसको अपन बेरियर फंक्शन के अंदर कंसीडर करते हैं। क्लियर है? फॉरम प्लेसेंटा इज कंप्लीट। क्लियर है? यानी प्लेसेंटा इनकम्प्लीट होती है, इसीलिए देखो बेरियर फंक्शन को अच्छे से अपन समझते हैं कि जब प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है, प्लेसेंटा सबसे पहले तो क्या है? एक ऑर्गन है किसके अंदर? मदर और फीटस के बीच में। क्लियर? प्लेसेंटा ट्रम पे मैच्योर होती है और जब तक कंप्लीट प्रेगनेंसी नहीं होती है तब तक प्लेसेंटा इमेच्योर रहती है, और इमेच्योर होने के कारण से सारे के सारी बच्चे की जो प्रोटेक्शन होती है उसको करने के लिए वहां पे रिस्पांसिबल ना तो रहती है और ना ही वहां पे कर पाती है। क्लियर? क्योंकि प्लेसेंटा वहां पे इमेच्योर होती है या फिर इनकम्प्लीट होती है। क्लियर? तो वहां पे प्रोटेक्शन का जो काम होता है, बेरियर का काम होता है, वो कौन करता है? करता तो प्लेसेंटा और मदर ही है, पर क्या कंप्लीट प्रोटेक्शन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो बच्चे के लिए हार्मफुल होते हैं, फिर भी वहां से क्रॉस कर जाते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं प्लेसेंटा के थ्रू वो क्रॉस कर जाते हैं, जैसे पोलियो हो गया। क्या प्लेसेंटा का बेरियर पोलियो को रोक पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या रूबेला को रोक पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या मीजल्स को रोक पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ट्यूबरकुलोसिस को रोक पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और मलेरिया को भी नहीं रोक पाएगा। यानी ये 5 वायरस ऐसे हैं, वायरस और बैक्टीरिया, जो वहां पे प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। क्यों क्रॉस कर सकते हैं? क्योंकि वो कंप्लीटली वहां पे मैच्योर नहीं है। क्लियर है? वो क्या नहीं है? वहां पे मैच्योर नहीं है। एक सेकंड, ओके। तो क्या नहीं है? वो वहां पे मैच्योर नहीं है। तो ये 5 अपने फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट लिए अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 7, सॉरी नंबर 6। बेरियर फंक्शन के बाद बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। क्लियर है? इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन कुछ ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बच्चे को प्रोवाइड करवाता है प्लेसेंटा। जैसे अपन बात करें तो फीटस इज एंटीजेनिकली ए फॉरेन बॉडी। यदि फीटस होता है वो एंटीजेनिकली फॉरेन बॉडी की तरह बिहेव करता है। यानी एक तरीके से जो फॉरेन बॉडी होती है उसको अपनी बॉडी क्या करती है? नष्ट कर देती है, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर ऐसी इम्यूनिटी पावर होती है। बल्कि फीटस होता है वो एंटीजेनिकली होता है, फॉरेन बॉडी की तरह काम करता है। बल्कि जो प्लेसेंटा होती है वो प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो को और फीटस को रिजेक्शन होने से। यानी अपनी बॉडी के अंदर यदि कोई वायरस और बैक्टीरिया अंदर एंटर होता है तो उसको अपनी बॉडी कंपेंसेट करके तुरंत उसको मार देती है। ये क्या है? ये अपनी इम्यूनिटी का कमाल है। बल्कि फीटस होता है वो भी एक तरीके से फॉरेन बॉडी का काम करता है और उसका रिजेक्शन कर सकती है अपनी बॉडी, फिर भी उसका रिजेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां पे जो प्लेसेंटा होती है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। जो प्लेसेंटा ऐसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है कि उसको रिजेक्शन नहीं होने देती है, एम्ब्रियो और फीटस को वहां पे डेड नहीं होने देती है। अदरवाइज तो उसका रिजेक्शन हो सकता है, वहां पे प्रेगनेंसी ना हो, प्रेगनेंसी होगी तो उसकी ग्रोथ ना हो। क्लियर है? फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट है नंबर 7। अपना नंबर 7 है एंजाइमेटिक फंक्शन। क्लियर है? नंबर 7 क्या है? नंबर 7 है एंजाइमेटिक फंक्शन। प्लेसेंटा कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है जो अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? जैसे अपन एंजाइम्स की बात करें तो डाईएमाइन ऑक्सीडेज क्या रिलीज करती है? डाईएमाइन ऑक्सीडेज रिलीज करती है जो
इनएक्टिव द सर्कुलेटरी प्रेशर, जो सर्कुलेटरी प्रेशर होता है बच्चे का उसको इनएक्टिव करती है कि सर्कुलेटरी प्रेशर कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर इनएक्टिव करने का काम कौन करता है? डाइएमाइन ऑक्सीडेज करता है। वो डाइएमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम रिलीज कहां से होता है? प्लेसेंटा से रिलीज होता है। ओके, फिर अपन बात करता है एक वहां से एंजाइम और रिलीज होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसाइनेज। क्लियर है? यानी ऑक्सीटोकाइनेज वहां से रिलीज होता है, जो क्या करता है, जो फीटस के अंदर या फिर मदर के अंदर ऑक्सीटोसिन को न्यूट्रलाइज करता है। क्लियर है? ऑक्सीटोसिन को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? अर्ली लेबर हो सकता है वहां पे, तो उनको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन को ऑक्सीटोकाइनेज। क्लियर है? यानी ऑक्सीटोकाइनेज वहां से उसको न्यूट्रलाइज करता है। इसके बाद बात करते हैं फोस्फोलाइपेज A2। एक फोस्फोलाइपेज A2 नाम का वहां से एंजाइम रिलीज होता है। वो क्या करता है? आर्किडोनिक एसिड को सिंथेसिस करवाता है। किसको? आर्किडोनिक एसिड को। और आर्किडोनिक एसिड क्या है? एक रेस्पॉन्सिबल वहां पे जरूरी चीजें हैं जो फीटस के लिए और मदर के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अपन यहाँ पे फीटस की बात कर रहे हैं, तो फीटस के लिए जो आर्किडोनिक एसिड चाहिए होती है उसको कौन सिंथेसिस करवाता है? फोस्फोलाइपेज A2। और फोस्फोलाइपेज A2 क्या है? एक तरह का एंजाइम है जिसको कौन रिलीज करता है? प्लेसेंटा रिलीज करता है। क्लियर है? अपने 7 फंक्शंस हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नंबर 8। नंबर 8 नेक्स्ट बात करते हैं। नंबर 8 है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी एंडोक्राइन फंक्शन। फीटस के अंदर प्लेसेंटा के कुछ एंडोक्राइन फंक्शन भी होते हैं, यानी कुछ एंडोक्राइन फंक्शन का काम भी कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। क्लियर? जिनको अपन डिटेल से यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, यानी फॉलोइंग हार्मोन क्रॉस द प्लेसेंटा। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देते हैं, और उन हार्मोन्स के लिए एग्जाम्स के अंदर काफी बार क्वेश्चन आता है। तो आपको ये जो 5 हार्मोन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये हार्मोन के नाम आपको याद होने चाहिए। यानी इंसुलिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। मदर के अंदर यदि इंसुलिन बढ़ेगा तो फीटस के अंदर इंसुलिन ऑलरेडी बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा? वहां पे उसके लिए जो क्रॉस कर सकता है, या फिर अपन बात कर सकते हैं फीटस को यदि इंसुलिन चाहिए तो वो मदर से मिल सकता है। जरूरी नहीं है फीटस के अंदर ही इंसुलिन बने, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन सेल डिफरेंशिएशन और सेल की ग्रोथ के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है स्टेरॉइड हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है फीटस की से मदर की कहीं से भी, एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट हुए हुए स्टेरॉइड को प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। फीटस से मदर में आ सकता है, मदर से फीटस में जा सकता है। थायराइड हार्मोन होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। क्लियर है? थायराइड हार्मोन भी क्लियर कर सकता है वहां से। फिर बात करते हैं कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। जो कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है वो भी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। प्लेसेंटल लेक्टोजन होता है जो प्लेसेंटा से रिलीज होने वाला हार्मोन है एक तरह का, वो भी वहां से क्रॉस कर सकता है। These हार्मोन क्रॉस द प्लेसेंटा एट वेरी स्लो रेट। ये जो सभी हार्मोन है ये प्लेसेंटा को क्रॉस तो कर सकते हैं, बट बहुत ही स्लो रेट से क्रॉस करते हैं। इसीलिए मदर के ब्लड के अंदर इनका जो लेवल होता है वो बहुत ही मिनिमम देखने को मिलता है, यानी बहुत ही कम लेवल वहां पे देखने को मिलता है। क्लियर है? इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ ऐसे हार्मोन की जो प्लेसेंटा को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाले कौन से हार्मोन है, तो आपको ये 5 हार्मोन नाम याद रखने हैं। क्लियर है? इसके बाद यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन कौन से हार्मोन है जो प्लेसेंटा को नहीं क्रॉस कर सकते, तो नंबर 1 क्या है? पैराथॉर्मोन, और नंबर 2 है कैल्सिटोनिन। या आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन से? पैराथॉर्मोन है, कैल्सिटोनिन। ये पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। किससे? पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड होती क्या है? ये थायराइड ग्लैंड के बैक साइड के अंदर आती है, इसके बैक में रहती है। इसको डिटेल से अपन एंडोक्राइन फंक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ओके, ये हो गए इसके एंडोक्राइन फंक्शन। आज की अपनी क्लास कंप्लीट हुई। अपन ने प्लेसेंटा के सभी फंक्शंस देख लिए जो 8 तरह के फंक्शंस थे। इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे हार्मोनल फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। क्लियर है? अपना नेक्स्ट क्लास क्या होगा? हार्मोनल
वैसे प्लेसेंटा से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, यानी एक तरीके से मोस्ट ऑफ दी बात करें तो 7 हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनमें से 4 हार्मोन को अपन डिटेल से अच्छे से ज्यादा पढ़ते हैं, तो उनमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और उनमें से यदि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो वो होता है बीटा एनसीजी, यानी बीटा एनसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी अगली क्लास के अंदर अपन डिटेल से इन सभी 7 हार्मोन को देखेंगे और मोस्ट ऑफ दी 4 हार्मोन को अंदर पढ़ेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन पढ़ेंगे बीटा एनसीजी को। क्लियर? जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।